माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी के पाठ 2 लाख की चूड़ियों के एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं, जिसे लिखा है कामता नाथ जी ने। प्रश्न अभ्यास को शुरू करने से पहले चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक कहानी है जिसे कामता नाथ जी ने लिखा है और ये कहानी लेखक और लाख की चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति के बीच की है। कहानी कुछ इस प्रकार है। लेखक बचपन में अक्सर अपने मामा के घर जाया करता था, जहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बदलू। लेखक घंटों बैठकर बदलू को चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था और बदलू लेखक को छोटी छोटी सी लाख की गोलियाँ बनाकर दिया करता था। कुछ समय बाद लेखक के पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण लेखक कई सालों तक गाँव या मामा के घर नहीं जा पाता है। कई सालों बाद जब लेखक बड़ा हो जाता है और मामा के घर जाता है तो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू उसे नहीं पहचानता है। वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है। लेखक जब बदलू को कई सारी पुरानी बातें बताता है, तब जाकर के बदलू को ये याद आता है कि ये वही छोटा सा लला है जो आज बड़ा हो गया है। बदलू काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है और वो बताता है कि किस तरह से कांच की चूड़ियों का चलन होने के कारण लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बंद हो गया है और किस तरह से वो और उसके जैसे कारीगर आज बेरोजगार हो गए हैं। चलिए प्रश्न अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी से पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक कारीगर रहता था जिसका नाम था बदलू और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लगाव था। बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर दिया करता था और गांव में सभी लोग बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था। उत्तर हो जाएगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था और गांव में सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु देकर के उसकी जगह पे दूसरी वस्तु लेना। पहले टाइम में पैसे का इतना चलन नहीं था, इसलिए वस्तु लेकर वस्तु ही दी जाती थी। आजकल पैसों का चलन है, इसलिए विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। उत्तर हो जाएगा, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु विनिमय के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति के द्वारा लेखक ये बताना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो कि अपने माँ बाप के द्वारा सिखाए गए पैतृक काम को ही अपनाकर अपनी जीविका चलाते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन मशीनी युग आने के कारण मशीनों ने उनके काम को खत्म कर दिया है, उनके हाथ ही काट दिए हैं। वो बेरोजगार हो गए हैं, वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न नंबर 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में ये व्यथा छिपी हुई थी कि उसके जैसे कितने कलाकार, कितने ही कारीगर उपेक्षा का शिकार हुए हैं। उनकी कलाकारी की कोई कद्र नहीं हो रही है और लोग चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं। आंसर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का
प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बदलू के जीवन में कई बदलाव आए, जैसे उसका व्यवसाय बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया, काम न करने के कारण उसका शरीर कमज़ोर हो गया, उसकी नसें दिखाई देने लगी, वो बीमार रहने लगा। उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। प्रश्न अभ्यास की अगली हेडिंग है कहानी से आगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। आपने मेले बाजार में जो कुछ भी देखा हो या उसे सीखा हो उसके बारे में आप स्वयं लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर दिए हुए उत्तर को भी लिख सकते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, मिट्टी के छोटे छोटे जानवर, कागज़ से बनी टोकरी, गुड़िया, हाथ के पंखे और जूट से बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिया है। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा या लगी हूँ। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। प्रश्न नंबर 2 है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक राजस्थान में, इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अगली हेडिंग है अनुमान और कल्पना। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, घर में मेहमान के आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, हम प्रसन्नतापूर्वक उन्हें बैठने के लिए कहेंगे, उनके पीने के लिए पानी या चाय या कॉफ़ी प्रस्तुत करेंगे। यदि खाने का समय होगा तो उनके लिए खाने का प्रबंध करेंगे। उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि उन्हें आने पर अपनापन लगे। प्रश्न नंबर 2 है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसी होती है, लिखिए। जिस तरह से लेखक को छुट्टियों में मामा के घर जाना अच्छा लगता था, उसी तरह से छुट्टियों में आपको किसके घर जाना अच्छा लगता है, उसकी दिनचर्या के बारे में लिखना है। किसी को नानी के घर जाना अच्छा लग सकता है, किसी को दादी के, किसी को मामा के या बुआ के। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो लिखेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, मुझे छुट्टियों में मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। मामा का घर गांव में है, वहाँ हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मामा के यहाँ दूध देने वाली कई गायें हैं, हमें ताज़ा दूध पीने को मिलता है। दही और मट्ठा भी भरपूर मिलता है। नाश्ते में रोटी के साथ ताज़ा मक्खन भी खाने को मिलता है। आगे आप लिख सकते हैं, नहाने के लिए खेत में लगे ट्यूबवेल पर जाते हैं और जी भरकर नहाते और उधम मचाते हैं। रात को बड़े मामा जी हमें तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर हमारा मनोरंजन करते हैं। इसी तरह से आपको भी लिखना है कि छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं और वहाँ क्या क्या करते हैं। अगली हेडिंग है भाषा की बात। यहाँ पर पहला है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ समान नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उसके भीतरी अर्थ को व्याख्या करके लिखिए। यहाँ पर बदलू ने बोला था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये तारीफ के केस में भी कहा जा सकता है और व्यंग्य के केस में बदलू ने कहा था। बदलू ने बोला था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है, क्योंकि लोग कांच की चूड़ियों की चमक देखकर उसके पीछे भाग रहे थे और उसका लाख का रोजगार खत्म हो गया था, वो बेरोजगार हो गया था। इसी तरह के कुछ व्यंग्यात्मक वाक्य आपको
लिखना है और उसकी व्याख्या भी करनी है। व्यंग्य से भरे हुए बहुत सारे वाक्य हैं। आप लिख सकते हैं, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। ये वाक्य वो माँ बाप बोलते हैं जिनकी औलादें कहना नहीं मानती। व्याख्या में आप लिख सकते हैं, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को भी मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों की अधिक इज्जत नहीं करती, उनको अधिक सम्मान नहीं देती। दूसरा प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, ये सारे नाम है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता आदि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से आपको तीनों तरह की संज्ञाओं को लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लिख सकते हैं बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा में आप लिख सकते हैं आदमी, मकान, शहर। और भाववाचक संज्ञा में आप लिख सकते हैं स्वभाव, रुचि और व्यथा। प्रश्न नंबर 3, ये पाठ का अंतिम प्रश्न है। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू, वक्त जिसका मतलब है समय को बखत, उम्र जिसका मतलब है वय या आयु को उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर में इस साइड लिखे हुए शब्द मुख्य शब्द हैं ये सारे, और इस साइड लिखे हुए शब्द गांव में बोले जाने वाले शब्द या आम बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं। पाठ में इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो हैं, पहला उम्र, जिसे कि गांव में उम्र बोलते हैं। मर्द, ये है मर्द, गांव में बोला जाता है। भैया, इसे गांव या आम भाषा में भैया बोलते हैं। अगला है ग्राम, इसे बोलते हैं गांव। अगला है अम्बा, गांव में इसे बोलते हैं अम्मा या आम बोल चाल की भाषा में इसे अम्मा बोलते हैं। दूसरा है दुर्बल, इसे बोलते हैं दुबला। अगला है इंसान, इसे लोग बोलते हैं मनुष्य। रंज, रंज होता है दुख। गम, गम होता है मायूसी। जिंदगी, इसे जीवन भी बोलते हैं। औलाद, आमतौर से बोलचाल की भाषा में संतान या सामान्यतः संतान कहते हैं। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।